गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, हमने धारा घनत्व की परिभाषा पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक जो आपने पढ़ा हुआ है, और मैं एक बार आपको वापस अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आप आगे की चीजें और भी अच्छे से समझोगे। हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग को पढ़ने से पहले मैं आपको चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, वो प्रवाह कैसे होता है वो समझा दूंगा। सबसे पहले तो चालक पदार्थ से निर्मित होता है। कोई भी चालक होता है वो किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होता है, और कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से निर्मित होता है, तथा पदार्थ परमाणु से निर्मित होता है। परमाणु में मुख्यतः तीन कण होते हैं, ये तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। थर्ड, परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है। परमाणु का जो समस्त धनावेश है, धनावेश और समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जो नाभिक होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। वो परमाणु का केंद्र भी होता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक में समस्त धनावेश, क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु में जो प्लस होता है केवल प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कहाँ पर होता है? नाभिक में। इसलिए समस्त धनावेश भी वहां पर नाभिक में होता है, और समस्त द्रव्यमान भी उस नाभिक में ही होता है। नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आपको पता है कि ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, यहाँ पर ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आप ये 3 पॉइंट नोट कर, 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे के पॉइंट और पढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा 5वां पॉइंट है कि निकटवर्ती कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बंधन प्रबल होता है। यानी कि ये हमारा एक परमाणु है, परमाणु है, इसमें 2 कक्षा है, और ये इसका नाभिक है। ये निकटवर्ती कक्षा है और ये बाह्यतम कक्षा है। तो निकटवर्ती कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिक के द्वारा बंधन प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि पास में अगर कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा है तो मैं उसे आसानी से पकड़ के रख सकता हूँ, और यदि कोई मेरे से ज्यादा दूर खड़ा है तो उस पर मेरी पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में जो परमाणु उपस्थित हो, जबकि बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बंधन दुर्बल होता है। जो पास में उससे तो प्रबल बंधन है, पर जो दूर है उससे बंधन तो होगा लेकिन दुर्बल बंधन होगा। चालक को गर्म करके या ताप देकर या बाह्यतम विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र देकर परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाया जा सकता है। जैसे ये बाह्यतम कोश में ये है इलेक्ट्रॉन। अब इस परमाणु को या तो मैं, चालक है, चालक में ये परमाणु है, तो इसको या तो मैं गर्म करूं, या फिर इसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं, या इसको क्या कर सकते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र दिया और गर्म किया, या फिर ताप दिया, हीट प्रोवाइड की, जिससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से अलग किया जा सकता है। इसको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलते ही ये इस परमाणु से बाहर आ जाएगा, और ये फिर क्या बन जाएगा? धनावेश, धन आयन बन जाएगा, धनायन परमाणु। क्यों? क्योंकि इससे ऋणावेश अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण होता है। जब ऋणावेश निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये धनावेश बनेगा। तो ऐसे ही परमाणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाया जा सकता है। कैसे? बाह्य विद्युत क्षेत्र देकर या हीट देकर। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो गया तो वह परमाणु धनायन परमाणु कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो परमाणु बनता है वो धनायन परमाणु कहलाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में जुड़ता है तो वो ऋणायन परमाणु कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो धनायन कहलाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब वो ऋणायन कहलाएगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर लो। हाँ हाँ, तो अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। कोई भी चालक होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में घूमने फिरने की स्वतंत्र होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में कहीं भी घूमने फिरने को स्वतंत्र होते हैं।
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अनियमित गति करते रहते हैं। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, फिक्स कोई गति नहीं होती, ये अनियमित गति करते रहते हैं, किसी भी दिशा में चले जाते हैं और कहीं भी गति होती है इनकी। इस अनियमित गति के कारण इनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। ये नया पॉइंट है, यहाँ से हमारा ऊष्मीय वेग जो है, इस पॉइंट से हमारा ऊष्मीय वेग चालू होगा। यहाँ पर मतलब बेसिक है उसका, इसके बाद हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब ये लाइनें हमारे पास काम आएगी। पॉइंट नंबर जो 9 है वो, कि इस अनियमित गति के कारण जो चालक में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं। उस अनियमित गति के कारण जो होता है इनका वेग शून्य हो जाता है। कौन सा? इनका औसत ऊष्मीय वेग। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग निकलता है वो शून्य हो जाता है। किसके कारण? इस अनियमित गति के कारण। तो ये 3 पॉइंट भी आप नोट कर लो। इसके बाद हमारा एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बचा है, वो भी हम लिखेंगे। हाँ, तो हमारा लास्ट पॉइंट है कि चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये निश्चित दिशा में और नियमित गति करते हैं। चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में तथा नियमित गति करते हैं। जब आरोपित नहीं होता है कोई भी विद्युत क्षेत्र किसी भी चालक पर, तो इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होती है। जैसे ही कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और नियमित गति करते हैं, कंटिन्यूसली गति करते हैं, जिसके कारण चालक का नेट आवेश, चालक में नेट आवेश का प्रवाह होता है। जैसे ही ये कल भी पढ़ा था हमने, जैसे ही चालक में हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया चालक पर, तो उसका नेट आवेश प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, उसमें आवेशों का प्रवाह आरंभ हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास क्या होती है? चालक में धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारा एंड पॉइंट था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर देना, बस ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा ऊष्मीय वेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के मध्य खाली जगह में घूमने फिरने को स्वतंत्र होते हैं। ये एक धातु है, मान लिया हमने, ये एक धातु है, इसको लिख लेना। आप डायग्राम भी बनाना, डायग्राम होगा तो आप समझ पाओगे बाद में भी। धातु में ये परमाणु है, जितने भी ये गोले बने हुए ये सब परमाणु है। और इन सब परमाणुओं में कुछ जो है वो धन आवेश है, ये मान लिया, ये मान लिया। धन आवेश कैसे बनते हैं? जब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ये धन आयन बन जाते हैं। तो इसमें हमने कुछ धन आयन मान लिए, और यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो खाली जगह इसने कहा है ना कि धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के मध्य खाली स्थान, ये जो धनायन है और ये परमाणु, इनके मध्य जो ये खाली जगह है, यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इनको भी एरो करके लिख देना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धातु में, ये एक धातु है, धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है धनायनों के मध्य, स्थिर धनायनों के मध्य, ये जो स्थिर धनायन है इनके मध्य घूमने फिरने को स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं घूमने फिरने को। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चालक हो या धातु, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और घूमने फिरने को स्वतंत्र होते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग 10⁵ जो इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊष्मीय वेग होता है धातु या चालक में, वो होता है 10⁵ से यादृच्छिक या अनियमित गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में या धातु में जो अनियमित या अनिश्चित गति करते हैं, तब इनका जो उच्च ऊष्मीय वेग होता है, जो उच्च सबसे हाईएस्ट जो वेग होता है ऊष्मीय वेग, वो होता है 10⁵। तो बहुत ही इजी है, एक बार वापस समझ लो कि धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के मध्य, धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों के मध्य घूमने फिरने को स्वतंत्र होते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग 10⁵ से यादृच्छिक या अनियमित गति करते हैं। ये डायग्राम बना लेना
और ये लैंग्वेज भी लिख लेना। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स भी हम लिखेंगे कि ऊष्मीय वेग क्या है। ये तो आपको पता चल चुका है कि जो अनियमित गति करते हैं वो है हमारा ऊष्मीय वेग, और वो कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जो 10⁵5। तो ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वेग का एक पॉइंट है हमारा कि गति करते हुए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारा जो धातु है, इसमें ये है हमारे परमाणु है, इनके मध्य जो ये गति कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायनों से, यानी इसमें कुछ धनायन होंगे स्थिर धनायन, उनसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं, तथा प्रत्येक टक्कर के बाद, जैसे यहाँ पर ये टक्कर हुई, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराया, इसके बाद इसकी दिशा बदल जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगा। प्रत्येक टक्कर के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी गति की दिशा बदल देते हैं, अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 रहता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का यदि औसत ऊष्मीय वेग निकालेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली गति करते रहते हैं, अनियमित गति होती है और कंटिन्यू गति होती है, तो और इनकी दिशा भी बदलती रहती है गति के टाइम, तो इनका जो वेग है वो कम होता जाता है, और कम होते होते जब इन सभी का औसत ऊष्मीय वेग जो हम निकालते हैं वो हमारे पास 0 प्राप्त होता है, 0। सभी इलेक्ट्रॉनों का, इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है स्थिर धनायनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण इनकी गति की दिशा बदल जाती है। इसके कारण इनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, औसत सभी इलेक्ट्रॉनों का निकालते हैं तो वो होता है हमारे पास 0 प्राप्त होता है। अब हम इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है औसत ऊष्मीय वेग का, तो एक बार आप ये नोट कर लो पॉइंट। डायग्राम आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं, केवल आप ये पॉइंट लिख लो। हाँ, तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो कि माना धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माना कि जो हमने धातु ली उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या जो है वो है n है, तथा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपना ऊष्मीय वेग होगा, उसको हम मान लेते हैं u1 u2 u3 u4, और n इलेक्ट्रॉन माने तो un तक हम मानेंगे ऊष्मीय वेग है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, आपको पता है आप छोटी क्लासों में भी औसत आपने निकाला है। औसत कैसे निकालते हैं कि जितनी भी संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं को जोड़ दो, और वो है कितनी टोटल 10 है तो नीचे 10 का डिवाइड दे दो, 15 है तो 15 का डिवाइड दे दो, तो हमारे पास ऊष्मीय वेग कहां तक है, n तक है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डैश 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 प्लस प्लस un अपॉन कितनी है टोटल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो ये है हमारा औसत ऊष्मीय वेग का फॉर्मूला, जो कि किसके बराबर है, 0। औसत ऊष्मीय वेग हम सबको पता है 0। और उच्च ऊष्मीय वेग क्या होता है ये भी आप लिख लेना। उच्च ऊष्मीय वेग जो होता है वो होता है 10⁵5 मीटर पर सेकेंड। ये उच्च ऊष्मीय वेग है, ये हमारा औसत ऊष्मीय वेग है जो कि होता है 0। ये उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना, और ये चीज भी अलग से नोट कर लेना साइड में। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आज हमने पढ़ा है ऊष्मीय वेग। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट, ये नोट कर लेना और ऐसे ही अपनी पढ़ाई फिजिक्स की जारी रखना।